नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनआईएनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। वर्टिशोल्स वर्टिशोल्स मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं: चूरू, सीकर, कोटा, बारा, सिरोही, उदयपुर। डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जैसलमेर और बीकानेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो वर्टिशोल्स जो मृदा है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर जिलों के नाम दे दिए गए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। कहाँ पाई जाती है वर्टिशोल्स मृदा? कोटा और बारां में। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चूरू और सीकर में तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि चूरू और सीकर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो क्या करोगे फिर आप? चूरू और सीकर में एरिडिशोल्स मृदा, एरिडिशोल्स, ठीक है। और वर्टिशोल्स कोटा और बारां में, यानी हाड़ौती क्षेत्र में। वर्टिशोल जो मिट्टी है यह हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। सिरोही और उदयपुर में तो कैसी मिट्टी पाई जाएगी? इंसेप्टी शोल्स, इंसेप्टी शोल्स, ठीक है। और जैसलमेर और बीकानेर में एंटी शोल्स मृदा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसे राजस्थान के नक्शे के हिसाब से समझ लेते हैं मिट्टियों का वर्गीकरण। राजस्थान में मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एंटीशोल्स मृदा। जो ये एंटीशोल्स मृदा है ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एंटीशोल्स, ठीक है। और एरिडिशोल्स, एरिडिशोल्स मृदा है ये पाई जाती है कहाँ? शेखावटी क्षेत्र में, ध्यान में रखना है। शेखावटी क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में इस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, एरिडिशोल्स मृदा। इसके अलावा अल्पिशोल्स मृदा, अल्पिशोल्स जो मृदा है ये तो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में। यहाँ पर जैसे जिले आ गए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तो यहाँ पर अल्पिशोल्स मृदा पाई जाती है। इसके बाद इनसेप्टिशोल्स मृदा, इनसेप्टिशोल्स जो मृदा है ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में, ध्यान में रखना है आपको। दक्षिणी राजस्थान जैसे उदयपुर, सिरोही, ठीक है। इसके अलावा वर्टिशोल्स मृदा, और जो वर्टिशोल्स मृदा है ये पाई जाती है कहाँ? हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि वर्टिशोल्स मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है यानी हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? कोटा और बारा। यहाँ पर वर्टिशोल्स मृदा पाई जाती है। चूरू और सीकर में एरिडिशोल्स मृदा। शेखावटी क्षेत्र आपको पता है चूरू और सीकर है, तो इसमें कैसी मिट्टी पाई जाएगी? एरिडिशोल्स मृदा पाई जाएगी, ठीक है। एंटीशोल्स मृदा जैसे जैसलमेर, बीकानेर, इसमें पाई जाएगी एंटीशोल्स मृदा। ये जिले कौन से? पश्चिमी राजस्थान वाले जिले हैं। इसके अलावा इनसेप्टिशोल्स जो मृदा है वे दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, जैसे भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। इसके अलावा अल्पिशोल्स जो मृदा है पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्रम भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं।
दो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। और यहाँ पर आपको दे दिया गया है भरतपुर टोंक। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि खस की घास मुख्य रूप से है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कौन से जिलों में पाई जाती है? ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। ये पाई जाती है भरतपुर टोंक और सवाई माधोपुर में। खस की घास, खस क्या है? एक सुगंधित घास ही है, एक सुगंधित घास। और इस घास का प्रयोग है जो कि किसमें किया जाता है? पर्दे बनाने में। पर्दे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो खस की घास है कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। ध्यान में रखना है आपको, सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर में पाई जाने वाली एक ये सुगंधित घास होती है जिसका प्रयोग पर्दे बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कि राजस्थान में शीतकालीन, क्वेश्चन तो काफी शानदार पूछे जा रहे हैं यहाँ से। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम, उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है। परिणाम स्वरूप होती है। यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है जो में उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। काला सागर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भूमध्य सागर। अरब सागर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है लाल सागर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे आप। कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है। रेगिस्तान जो परिणाम स्वरूप होती है जो में उत्पन्न होते हैं। बताइए, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन होगा भूमध्य सागर से, ठीक है। भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और जो शीतकालीन वर्षा है उसे क्या कहा जाता है? मावट। क्या कहा जाता है? मावट। जो ये मावट है ये कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से। ध्यान में रखना है आपको, भूमध्य सागर से, ठीक है। पहली बात तो है कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे कहा जाता है क्या? मावट। और ये कहाँ से होती है? भूमध्य
सागर से, ठीक है। और किसकी सहायता से होती है मावट? पश्चिमी विक्षोभ से। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किसकी सहायता से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों की सहायता से होती है। इसकी सहायता से होती है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो वही है मावट। यानी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। और जो ये मावट है, ये रबी की फसल के लिए वरदान का काम करती है, रबी की फसल के लिए लाभदायक, लाभदायक, ठीक है। और जो इस मावट है, इस मावट को क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो मावट, ठीक है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से। किसकी सहायता से? पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को कहा जाता है मावट, ठीक है। और ये रबी की फसल के लिए वरदान मानी गई है, यानी लाभदायक है रबी की फसल के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। रबी की फसल तो आप जानते होंगे ना कौन सी होती है, जैसे गेहूं हो गई, सरसों हो गई, ठीक है। ये रबी की फसल होती है, गेहूं, सरसों, चना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। यहाँ पर पूछा गया है कोपेन, कोपेन में जलवायु, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शिकर, नागौर, झुंझुनू। शिकर, नागौर, झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? काफी शानदार क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आपको कोड दे दिए गए हैं, ये ऑप्शंस में आपको इस प्रकार के आपको यहाँ पर 4 कोड दे दिए गए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शिखर, नागौर, झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? इस प्रकार से वहां पर आपको जिलों के नाम भी दे दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि कौन सी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। तो आपको पता है जो कोपेन है, इन्होंने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है किसे बताया है? वनस्पति को। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे बताया है? वनस्पति को, वनस्पति को बताया है। और कोपेन ने जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो 4 भागों में। देख लेते हैं राजस्थान के नक्शे के हिसाब से, ठीक है। ये राजस्थान का नक्शा हो गया। तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? एक तो बांटा है शुष्क, शुष्क जलवायु, ठीक है। इसके अलावा बांटा है अर्ध शुष्क एवं उप आर्द्र जलवायु, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बांटा है एक आर्द्र एवं उप आर्द्र जलवायु, और एक बांटा है इन्होंने अति आर्द्र जलवायु। तो इसके लिए किस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है वो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। शुष्क जलवायु के लिए तो इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। अर्ध शुष्क के लिए
इस प्रकार के कोड का इन्होंने प्रयोग किया है। और आर्द्र एवं उप आर्द्र के लिए इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। ठीक है, और अति आर्द्र के लिए इस प्रकार के कोड का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा है राजस्थान की इन्होंने जलवायु को, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र जलवायु और उप आर्द्र, और आर्द्र जलवायु है अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि शिखर, नागौर, झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, यही पूछा गया है आपसे। तो शिखर, नागौर कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ही आएंगे ना, राजस्थान के नक्शे के हिसाब से, मैप के अनुसार आप देखना, राजस्थान का नक्शा उठाइए और देखिएगा उसमें कि शिखर, नागौर, झुंझुनू किस तरफ आते हैं कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, अर्ध शुष्क और उप आर्द्र जलवायु में आते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शंस में अगर ऑप्शंस में हमें कोटा, बारा, झालावाड़ या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मिल जाता तो हमारा राइट आंसर ये हो जाता अति आर्द्र। ठीक है, या फिर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसमें इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आर्द्र एवं उप आर्द्र जलवायु। या फिर जैसलमेर, बीकानेर, इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, यहाँ पर पाई जाती है शुष्क जलवायु। ठीक है, तो आप राजस्थान का एक बार मैप उठाइए और देखिएगा किस प्रकार से जो कि राजस्थान के जिलों में जलवायु पाई जाती है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, नक्शे के हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि शिखर, नागौर, झुंझुनू में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो अर्ध शुष्क। कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ में अति आर्द्र जलवायु, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में आर्द्र और उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, इसके अलावा श्री गंगानगर, इसमें पाई जाती है शुष्क जलवायु। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को एक बार फिर से आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की जहां से क्वेश्चन की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन परीक्षा में यहाँ पर ही, यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं और यहाँ से आपसे पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 में क्या पूछा गया है आपसे कि इसरदा बांध परियोजना, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे दिया गया है, टोंक और सवाई माधोपुर, और बी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है कोटा और बारा। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या, झालावाड़ और बारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे आप कि इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। इसका तो राइट आंसर आप सब कर दोगे। कहाँ पर है ये परियोजना, इसरदा बांध परियोजना, तो ये टोंक और सवाई माधोपुर में है। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो इसरदा बांध परियोजना है वो किस नदी पर है, बनास नदी पर बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा कोटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोटा की कौन कौन सी परियोजना है तो आप मुझे बताइए, कोटा की कोई 2 परियोजना के नाम बता दीजिए आप मुझे, कौन कौन सी परियोजना है कोटा की। एक तो तकली तकली परियोजना है और एक है सावन भादो परियोजना, सावन भादो परियोजना। इसके अलावा और कौन सी परियोजना है, एक तो तकली हो गई, एक सावन भादो परियोजना हो गई और एक हो गई आलनिया।
क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आ सकता है। ठीक है, तो सावन भादो परियोजना कौन से जिले की परियोजना है? यह तकली परियोजना राजस्थान के किस जिले की परियोजना है? इसके अलावा बारह, बारह की तो कौन सी परियोजना है? बताइए, बारह की कौन कौन सी परियोजना है? कोई दो परियोजना के नाम बता दीजिए आप मुझे। एक तो हो गई लाहसी, एक तो कौन सी हो गई? लाहसी, लाहसी परियोजना। ठीक है, एक हो गई बेतली, बेतली परियोजना। एक हो गई परवन परियोजना। एक हो गई विलास परियोजना और अंधेरी परियोजना। ये है बारह की परियोजना। ठीक है, डूंगरपुर की तो कौन सी जल परियोजना है? सोम, कमला, अंबा परियोजना। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनकर आ चुका है कई बार, और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि सोम, कमला, अंबा परियोजना है, तो ये है डूंगरपुर की परियोजना। ठीक है, इसके अलावा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना है। इसके अलावा अनाज परियोजना, ये भी बांसवाड़ा की परियोजना है। इस प्रकार से आप परियोजना के नाम भी ध्यान में रखिए। ठीक है, और झालावाड़ की, झालावाड़ की कौन सी जल परियोजना है? झालावाड़ की एक तो हो गई चोली, चोली परियोजना, छापी परियोजना। इसके अलावा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र परियोजना, या फिर भीम सागर परियोजना, भीम सागर परियोजना, या फिर पीपलाद। कई बार क्वेश्चन बनकर आया है यहाँ से कि चोली परियोजना किस जिले की परियोजना है, या पीपलाद परियोजना किस जिले की परियोजना है। तो इस प्रकार से परियोजनाओं के नाम भी आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन की। सरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया था? टोंक और सवाई माधोपुर। किस नदी पर है? बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही बनकर आने वाले हैं, या तो क्वेश्चन की थोड़ी सी पूछने का तरीका चेंज किया जाएगा, या फिर ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं, तो तैयार रहिए आप। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 6 कि चोपड़ा, चोपड़ा नामक ग्रंथ, ग्रंथ की रचना किसने की? यहाँ पर नाम दे दिए गए आपको दरियाओं। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रामदास, और सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रामचरण। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है माउजी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा माओजी। ठीक है, और ये माओजी का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में। माओ जी का जो जन्म है वे हुआ था डूंगरपुर में, और माओ जी के द्वारा जो लिखे ग्रंथ हैं उन्हें कहते हैं चोपड़ा। लिखे ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। जो ये चोपड़ा ग्रंथ है ये कब निकाले जाते हैं? दीपावली के अवसर पर बाहर निकाले जाते हैं। दीपावली के अवसर पर बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, और संत माओ जी का जन्म हुआ था डूंगरपुर में, और इनके द्वारा लिखे ग्रंथ कहलाते हैं चोपड़ा, जो दीपावली के अवसर पर घरों से बाहर निकाले जाते हैं। दरियाव जी तो कौन थे बताइए? दरियाव जी किस शाखा के प्रवर्तक थे या संस्थापक थे? तो ये थे रण शाखा के संस्थापक दरियाव जी। रण शाखा के क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रण शाखा के संस्थापक थे, तो वो थे दरियाव जी। और रामदास जी ये खेड़प्पा शाखा के।
हड़प्पा शाखा के संस्थापक। ठीक है। और रामचरण जी, ये किस शाखा के संस्थापक थे, मुझे बताइए। शाहपुरा शाखा के संस्थापक। ठीक है। शाहपुरा शाखा के ये संस्थापक थे रामचरण जी, यानी राम स्नेह संप्रदाय के जो संस्थापक थे वे रामचरण जी थे, और इनकी जो प्रमुख शाखा थी वे थी शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कि संत मावजी के द्वारा लिखे ग्रंथ कहलाते हैं चोपड़ा, और इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर में, और ये चोपड़ा जो ग्रंथ है दीपावली के अवसर पर बाहर निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर आपके कम से कम है जो कि 25 यहाँ 30 क्वेश्चन के समथिंग है जो कि आराम से सोल्व हो रहे हैं। 25 या 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से आपके कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7 कि चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, चित्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको। जयपुर का साहिब राम, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मेवाड़ का साहिब दिन, और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बीकानेर का रुकनुद्दीन। डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है किशनगढ़ का निहाल चंद। निहाल चंद। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था वो कौन था। जयपुर का साहिब राम। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, और उसमें से ये देखिए आपके कितने राइट निकलते हैं और कितने रोंग निकलते हैं। परीक्षा से पहले ही आप अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। ठीक है। दोनों में अंतर है। देखो यहाँ पर साहिब राम और साहिब दिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि साहिब दिन का संबंध किस चित्र शैली से है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ जाए कि साहिब दिन का संबंध किस चित्र शैली से है, इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन बनाकर वहां दे दिया जाए और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे कि जयपुर, ठीक है, या फिर मेवाड़, या फिर किशनगढ़, या फिर बीकानेर, इसका संबंध कौन सी चित्र शैली से है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान में रखना है साहिब दिन, ठीक है, दिन आ रहा है, इसका संबंध तो मेवाड़ शैली से है, और साहिब राम, राम आ जाए तो इसका संबंध है जयपुर शैली से। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आप जयपुर कर दो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको पूरा जो आंसर है गलत हो जाएगा। तो साहिब दिन का संबंध किस चित्र शैली से है, मेवाड़ शैली से। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अंतर भी याद रखना है आपको। तो यहाँ तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जयपुर में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है, तो आप बताइए। चित्रकला का स्वर्ण काल जयपुर में, चित्रकला का स्वर्ण काल, जयपुर में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है, प्रताप सिंह। ध्यान में रखना है प्रताप सिंह के काल को। ठीक है। और मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है, तो वो ध्यान में रखना है आपको, जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ का चित्रकला का स्वर्ण काल है। और बीकानेर का जो स्वर्ण काल है वो किस शासक के काल को कहा गया है, बीकानेर में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है, तो क्या करोगे, अनूप सिंह।
इस प्रकार से आपको स्वर्णकाल भी ध्यान में रखना है, अनूप सिंह के काल को। और किशनगढ़ में चित्रकला का स्वर्णकाल सावन सिंह का काल, सावन सिंह के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। यहाँ तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कि चित्र का जो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था, जयपुर का साई ब्राह्मण है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। और जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं? कोई दो चित्रकारों के नाम बताइए। एक तो हो गया साई ब्राह्मण, और इसके अलावा गोपाल, उदय, हुक्मा, मोहम्मद शाह और बीकानेर के। इस प्रकार से आपको चित्रकारों के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8 में कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं आपको। सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सवाई राम सिंह द्वितीय। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मानसिंह प्रथम। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? यह भी विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान जो कला विद्यालय है, राजस्थान कला विद्यालय मदरसा ए हुंडरी, इसकी जो स्थापना है वे की थी राम सिंह द्वितीय के द्वारा। राम सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा है जो कि ब्लू पोट्री का जो सर्वाधिक विकास है वे भी राम सिंह द्वितीय के समय में ही हुआ था। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास वो हुआ था राम सिंह द्वितीय के समय में। लेकिन ब्लू पोट्री और मीनाकारी की कला को लेकर कौन आए थे? तो वो लेकर आए थे मानसिंह प्रथम। ठीक, क्वेश्चन बनकर सकता है कि मीनाकारी और ब्लू पोट्री की कला को लेकर आए। मीनाकारी एवं ब्लू पोट्री लेकर आए थे, तो वो लेकर आए थे मानसिंह प्रथम, ठीक है। सवाई जयसिंह के द्वारा तो जयपुर की स्थापना की गई थी। जयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1727 में, ठीक है। और मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण करवाया गया था। दीवाने ए आम और दीवाने ए खास, दीवाने खास का निर्माण करवाया गया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है वही आपको यहाँ पर लिखवाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है देख लेते हैं कि डेंगला ढेंगला भीदरिया नाथ द्वारिया है, ये क्या है पूछा गया है आपसे? राजस्वरों के नाम, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है ओढ़नियों के नाम,
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दरी पट्टियों के नाम, दरी पट्टियों के नाम। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप क्या करने वाले हो? बताइए ढींगला, बिदरिया, नाथ द्वारिया है, क्या है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? ये तांबे के सिक्के, मेवाड़ के तांबे के सिक्के हैं ये। ढींगला, बिदरिया और नाथ द्वारिया मेवाड़ में तांबे के सिक्के हैं ये, ठीक है। इसके अलावा जयपुर के जो सिक्के हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जयपुर। इसके अलावा मेवाड़ के और सिक्के सूरूप सिंह के नाम से भी जानते हैं, सूरूप सिंह के नाम से भी मेवाड़ के सिक्कों को जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ढेंगला, नाथ द्वारिया और बिदरिया ये मेवाड़ में तांबे के सिक्के हैं। इसके अलावा स्वरूप सिंह सिक्के कौन से सिक्के हैं, किस रियासत के सिक्के हैं? तो आपको ध्यान में रखना है मेवाड़ के सिक्के हैं। इसके अलावा जयपुर, जयपुर के जो सिक्के हैं उन्हें कहते हैं झाड़साई, जयपुर के सिक्के झाड़साई सिक्कों के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा जैसलमेर, जैसलमेर के जो सिक्के हैं अकेसाई, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अकेसाई सिक्के किस रियासत के हैं? तो जैसलमेर रियासत के, ध्यान में रखना है आपको इस प्रकार से। इसके अलावा बीकानेर के सिक्के गजसाई और जोधपुर के सिक्के विजयसाई के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। इसके अलावा करौली के सिक्के माणकशाही, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि माणकशाही सिक्के हैं कहाँ के? करौली के। इसके अलावा कोटा के सिक्के गुमानशाही सिक्के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। इसके अलावा झालावाड़ मदनशाही सिक्के, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि झाड़शाही सिक्कों का संबंध है या फिर है जो कि अकेशाही सिक्के या विजयशाही सिक्के या तमचाशाही सिक्के। और तमचाशाही जो सिक्के हैं इसका संबंध कौन सी रियासत से है? धौलपुर, तमचाशाही, तमचाशाही दिखाई तो दे रहा है ना आपको, तमचाशाही सिक्कों का संबंध है तो धौलपुर से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सिक्कों के नाम हैं जो आप याद कर लीजिए कि अकेशाही सिक्के का संबंध है या फिर है जो कि विजयशाही सिक्के का संबंध है या गजशाही सिक्के कहाँ के हैं या माणकशाही सिक्के या गुमानशाही सिक्के या मदनशाही सिक्के कहाँ के हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा, यहाँ दिखाई दे रहा नहीं आपको तो थोड़ा सा यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है अपना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है, दिखाई तो दे रहा है ना आपको। यहाँ पर आपको कुछ रचनाएं दे दी गई है कि नैणसिरी ख्यात
बी ऑप्शन में आपको दिया गया है गीत गोविंद। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हमीर रासो। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पृथ्वीराज विजय। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। दिखाई तो दे रहा है ना, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं एक बार। निम्न में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है, बताइए। यहाँ पर आपको कुछ रचना दे दी गई है, ग्रंथ दे दिए गए हैं, तो बताइए कि सोमेश्वर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कौन से ग्रंथ से। पृथ्वीराज विजय, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और पृथ्वीराज जो विजय है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, जयनक के द्वारा। इसी ग्रंथ में है जो कि सोमेश्वर के बारे में जानकारी मिलती है, सोमेश्वर के बारे में जानकारी। यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक के द्वारा की गई है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है चंद बरदाई के द्वारा। ठीक है, और पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक के द्वारा। नैन श्री ख्यात की रचना मोहम्मद नैन्सी ने की है। मोहम्मद नैन्सी, ठीक है। नैन श्री ख्यात की रचना मोहम्मद नैन्सी ने। इसके अलावा मारवाड़ एक और रचना की गई इनके द्वारा, मारवाड़ राव परगना ये भी मोहम्मद नैन्सी की रचना है। ठीक है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहम्मद नैन्सी को। ठीक है, इसके अलावा गीत गोविंद की रचना की गई थी जयदेव के द्वारा, और हमीर रासो की रचना जोधराज। ठीक है, हमीर रासो की रचना जोधराज के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि हमीर हट की रचना किसके द्वारा की गई है, हमीर हट तो ये की है चंद्रशेखर ने। हमीर हट की रचना की गई है चंद्रशेखर के द्वारा। और हमीर रासो की रचना जोधराज के द्वारा। और हमीर महाकाव्य की रचना की किसने की है, हमीर महाकाव्य, तो हमीर महाकाव्य की रचना की है नयन चंद्र सूरी ने। नयन चंद्र सूरी ने, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, इनमें अंतर है काफी। हमीर रासो की रचना जोधराज ने, हमीर हट की रचना चंद्रशेखर के द्वारा, और हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने। यहाँ तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।